नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। और जैसा कि हमने जो अपनी सेवन्थ क्लास है, सेवन्थ क्लास का अंतर्गत इतिहास में थर्ड चैप्टर जो है वो शुरू किया हुआ है, नए नगर और उनका सन। ये जो चैप्टर है ये हम डिस्कस कर रहे थे अपना, जिसमें लोग किस प्रकार से शासन शुरू करते हैं, नए राजा और उनके राज्य। नए राज्य और उनके राज्य, ये हमारा चैप्टर का डिस्कशन चल रहा था के लिए। तो उसमें आज हमारा डिस्कशन जो शुरू होगा, आज इसमें हम देखेंगे कि किस प्रकार से लोगों ने जो है साम्राज्य के प्रशासन को शुरू किया। यहाँ पर ये जो साम्राज्य का प्रशासन है ये चोल शासकों के अधीन किया जा रहा है। जो चोल साम्राज्य था, चोल चेर पांड्य जो अपने दक्षिण के अंदर ये तीन बड़े साम्राज्य हुए, उनमें से चोल का हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। देखिए प्रशासन किस प्रकार संगठित था, प्रशासन को कैसे चलाया जाता था इन लोगों के। किसानों की बस्तियाँ जो उर कहलाती थी, यानी कि यहाँ पर क्वेश्चन अराइज हो गया, उर क्या कहलाते थे, उर किसे कहते थे। जो किसानों की बस्तियाँ होती थी उनको उर कहते थे। सिंचित खेती के साथ बहुत समृद्ध हो गई थी ये भूमि, ये बस्तियाँ। और इस तरह के गांवों के जो समूह को हो जाते थे, ये उर नामक जो बस्तियाँ थी, उर नामक बस्तियों के एक समूह को नाडू कहा जाता था। यानी उर जो बस्तियाँ थी उनका एक समूह बन जाता था, तो उसको नाडू कहा जाता था। ग्राम परिषद और नाडू न्याय करने और कर वसूलने जैसे प्रशासकीय इकाई जो कार्य थे उनको करते थे। कौन कौन? ग्राम परिषद और नाडू। ग्राम परिषद किससे मिलकर के बना? नाडुओं से मिलकर के ग्राम परिषद बना। वेल्लाल जाति के धनी किसानों को, यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, फिर यहाँ पर ये वर्ड इम्पोर्टेंट हो गया आपके लिए कि वेल्लाल किन्हें कहा जाता था। वेल्लाल, जो धनी वर्ग के किसान थे उनको वेल्लाल कहा जाता था, जो केंद्रीय चोल सरकार की देखरेख में नाडू के कामकाज में अच्छा खासा नियंत्रण हासिल करते थे। यानी नाडू के ऊपर नियंत्रण करने वाले कौन लोग थे? वेल्लाल। और वेल्लाल कौन थे? चोल साम्राज्य में जो धनी किसान थे, जो केंद्रीय चोल सरकार की देखरेख में भी मदद करते थे, ऐसे लोगों जो नाडू के पे भी अच्छा खासा नियंत्रण रखते थे, उनको वेल्लाल कहते थे। इनमें से कई धनी भूस्वामियों को चोल राजाओं ने सम्मान के रूप में मुवेदन वेलन यानी 3 राजाओं को अपनी सेवाएं प्रदान करने वाला वेलन या किसान कहा जाता था। किसको? मुवेंद वेलन। यहाँ पर एक बार फिर इंपॉर्टेंट वर्ड अराइज हो गया, मुवेंद वेलन किसे कहते हैं? 3 राजाओं को अपनी सेवाएं प्रदान करने वाला जो वेलन है उसको मुवेंद वेलन कहा जाता था। अरैयार कौन थे? देखिए, प्रधान जैसी उपाधि दी और उन्हें केंद्र में महत्वपूर्ण राजकीय पद सौंप दी। यानी जिसको अरैयार की उपाधि मिल गई या मुवेदन वेलन की उपाधि मिल गई, उसको सरकार के राजकाज में पद मिल जाता था, यानी सरकारी पद पर वो सुशोभित हो जाता था। ये इस प्रकार का आपने देखा कि किस प्रकार से वहाँ पर वेल्लाल, नाडू, उर और ये सभी प्रजातियाँ जो मिलकर के, ये सभी छोटी छोटी सभाएं मिलकर के संचालन करती थी। यहाँ पर आपने मुवेंद वेलन के बारे में देखा, जो 3 राजाओं को अपनी सेवाएं प्रदान करता था। अरैयार जो प्रधान जैसा होता था और महत्वपूर्ण
सरकारी पदों पर पहुंच जाता था। यहाँ पर देखिए भूमि के प्रकार, क्योंकि राजा लोग जो हैं इन लोगों को क्या करते थे, भूमि दान में देते थे। क्योंकि भूमि दान के प्रथम प्रमाण जो हमें चोल शासकों के अधीन मिलते हैं। चोल अभिलेखों में भूमि की विभिन्न कोटियों का उल्लेख मिलता है। कोटियाँ मतलब विभिन्न प्रकार की जो भूमियाँ हैं, किस किस वर्ग में। वेलन वगई, जो वेलन वगई जो भूमि है, ये गैर ब्राह्मण किसान जो स्वामी की भूमि होती है, इसको बोला जाता था वेलन वगई। यानी जो ब्राह्मण किसान नहीं था उसको जो भूमि दान में दी गई थी, जो ब्राह्मण नहीं था उसको दान में दी गई भूमि वेलन वगाई कहलाती थी। ब्राह्मदेव, जो ब्रह्मदेव था, ब्राह्मदेव, ये ब्राह्मणों को दान में दी गई भूमि, ब्राह्मणों को दान में दी गई भूमि को ब्राह्मदेव बोला जाता था। शाला भोग, शाला भोग ये किसी विद्यालय के रख रखाव के लिए जो भूमि दान में दी जाती थी, इसको शाला भोग बोला जाता था। शाला भोग किसी विद्यालय को दान में दी गई भूमि को बोला जाता था, जहाँ पे पठन पाठन का काम चलता था। देवदान या तिरुन मट्टुकनी, ये मंदिर को उपहार में दी गई भूमि। देवदान जैसे नाम से ही पता चलता है। तिरुन मट्टुकनी ये मंदिर को दान में दी गई भूमि को बोला जाता था। और पल्ली चद्दम, पल्ली चद्दम जो जैन संस्थानों को दान में दी गई। पल्ली छद्दम, पल्ली छद्दम जैन मुनियों को, जो जैन संस्थानों को जो दान में भूमि दी जाती थी उसको बोलते थे। तो इस प्रकार से हमने देखा है कि ब्राह्मणों को समय समय पर भूमि अनुदान या ब्रह्मदेव प्राप्त हुआ करता था चोल साम्राज्य के अधीन। जो चोल शासक थे वो भूमि दान में बड़ी दिलचस्पी रखते थे, बड़ी रुचि रखते थे। परिणाम स्वरूप कावेरी घाटी और दक्षिण भारत के दूसरे हिस्सों में ढेरों ब्राह्मण बस्तियां अस्तित्व में आ गई थी। बहुत सारे ब्राह्मण बस्तियां अस्तित्व में आ गई थी। और अभी हमने जाना था, जो बस्तियां होती थी उन बस्तियों को क्या बोलते थे, उर बोलते थे। और उर के समूह को नाडु कहा जाता था, और नाडु के समूह को बोला जाता था जिला परिषद। तो ब्राह्मणों को दान में दी गई भूमि ब्राह्मदेव कहलाई थी। प्रत्येक ब्राह्मदेव की देखरेख प्रमुख ब्राह्मण भूस्वामियों की एक सभा के द्वारा की जाती थी। एक सभा के द्वारा की जाती थी। ये सभाएं बहुत कुशलतापूर्वक काम करती थी। सभाएं बहुत ही कुशलतापूर्वक काम करती थी। इनके निर्णय, इन सभाओं के निर्णय, किनके निर्णय, सभाओं के निर्णय शिलालेखों में प्राय मंदिरों की पत्थर की दीवारों पर ब्यौरेवार दर्ज किए जाते थे। यानी ये जो सभाएं जो निर्णय लेते थे वो निर्णय पत्थरों की दीवार, जो मंदिरों की दीवारें होती थी उनके ऊपर, शिलालेखों पर ये जो इनके संदेश थे इनको उकेर कर और ब्यौरेवार ये दर्ज किए जाते थे। नगरम के नाम से ज्ञात, नगरम कौन है, व्यापारियों का एक संघ। देखने में ऐसा लगता है कि नगरम किसी नगर के लिए इस्तेमाल किया गया शब्द होगा, लेकिन नगरम के नाम से ज्ञात व्यापारियों का संघ भी अक्सर शहरों में प्रशासनिक कार्य संपादित करते थे। यानी नगरम व्यापारियों का एक संघ होता था, न कि ये नगर के लिए परिचायक था। नगर के लिए प्रयुक्त होने वाला शब्द नहीं था, नगर के लिए इस्तेमाल होने वाला आपका नाडु था, क्योंकि बस्तियों के लिए उर हुआ, बस्तियों के समूह के लिए नाडु हुआ। उसके बाद फिर क्या आ गया था, आपका जिला परिषदें आ गई थी। तमिलनाडु के चिंगलपुर जिले के उत्तर मैरूर से प्राप्त अभिलेखों में इस बात का विस्तार वर्णन है कि ब्राह्मणों की सभा का संगठन कैसा था। यानी किस अभिलेख से ब्राह्मणों की सभा के संगठन का स्वरूप हमारे सामने आता है, तो वह आता है जो चिंगलपुट जिला है वहाँ पर उत्तर मैरूर एक अभिलेख है, उत्तर मैरूर का अभिलेख, वहाँ से ये हमें पता चला। सिंचाई के कामकाज, बाग बगीचों, मंदिरों इत्यादि की देखरेख के लिए सभा में विभिन्न समितियां भी होती थी।
यानी सभा और समिति प्रजापति की दो पुत्रियां बताई गई हैं। सभा और समिति ये अपने, यदि हम वेदों का अध्ययन करते हैं तो वहां पर सभा और समिति को ब्रह्मा की दो पुत्रियां बताई गई है। तो इनकी देखरेख करने के लिए सभा और समितियां होती थी। इनमें सदस्यों के लिए जो योग्य होते थे, यानी इनकी सदस्यता के लिए क्या किया जाता था, जो योग्य होते थे उनके नाम एक ताल पत्र के छोटे टिकटों पर लिख दिए जाते थे और मिट्टी के बर्तन में रख दिए जाते थे। और फिर किसी छोटे बच्चे को हर समिति के लिए एक एक टिकट निकालने के लिए कहा जाता था, यानी लक्की ड्रा से ये प्रधान नियुक्त किए जाते थे। लक्की ड्रा से इन समितियों के या सभाओं के प्रधान नियुक्त किए जाते थे। अभिलेख और लिखित सामग्री का स्वरूप देखिए क्या है। उत्तर मेरूर अभिलेख के अनुसार सभा की सदस्यता देखिए। सभा की सदस्यता के लिए इच्छुक लोगों को ऐसी भूमि का स्वामी होना चाहिए जहां से भू राजस्व वसूला जाता हो। वेरी गुड। देखिए ये होता है प्रशासन का तरीका। प्रशासन का तरीका देखिए, आज के संदर्भ में किसी को भी नेता बनने का अधिकार है, लेकिन उसका बैकग्राउंड कुछ नहीं देखो। यहाँ पर देखिए ये है चोल प्रशासन के दौरान सही तरीके से प्रशासन का एक तरीका, कि जो भी सदस्य इच्छुक है उसको सबसे पहले तो सरकार को टैक्स देना चाहिए, उनके पास अपना घर होना चाहिए, उसकी उम्र 35 से 70 के बीच होनी चाहिए। हमारे यहाँ पर राजनीति में यदि पंचायत मेंबर या आपका सरपंच का पद है, वो 21 वर्ष के अधिक आयु का बच्चा इलेक्शन लड़ सकता है। वहीं यदि हम लोकसभा के चुनाव की बात करें तो 25 वर्ष से अधिक आयु का जो कोई भी व्यक्ति जो है कैंडिडेट इलेक्शन लड़ सकता है। राज्यसभा के लिए 30 वर्ष की आयु है। राज्यसभा के लिए आपके 30 वर्ष की आयु, लोकसभा के लिए आपके, और आपके जो राष्ट्रपति वगैरह और ये जो होते हैं इसके लिए 35 वर्ष की आयु, यानी 25, 30 और 35 ये 3 कैटेगरी हैं जहाँ से विधानसभा के लिए आपके 25 वर्ष की है, फिर राज्यसभा और इनके लिए आपके 30 वर्ष की आयु हो जाती है, और आपका जो राष्ट्रपति का पद है इसके लिए 35 वर्ष की आयु होती है। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल, इन सब के लिए 35 वर्ष की आयु होना आवश्यक है। यहाँ पर भी देखिए 35 से 70 वर्ष के बीच होनी चाहिए। उन्हें वेदों का ज्ञान होना चाहिए, पढ़ा लिखा होना चाहिए, आज की तरह मूर्खों की सरकार नहीं। उन्हें प्रशासनिक मामलों की अच्छी जानकारी होनी चाहिए और ईमानदार होना चाहिए। आज की तरह से भ्रष्टाचारी नेता नहीं होने चाहिए। आज जो व्यक्ति जितना भ्रष्टाचार में लिप्त है उतना ही बड़ा नेता है। यदि कोई पिछले 3 सालों में किसी समिति का सदस्य रहा है तो वह किसी और समिति का सदस्य नहीं बन सकता था। आज जो राज्यसभा का है उसको लोकसभा में, जो लोकसभा का है उसे राज्यसभा में, विधानसभा से उठाकर कहीं, जो विधानसभा में नहीं जीत पाता है उसको राज्यसभा में ले आते हैं। लोकसभा में नहीं जीत पाया क्योंकि ये बैकडोर एंट्री है। लेकिन यहाँ पर देखिए जो 3 वर्ष तक किसी का सदस्य रह गया वो दूसरे में नहीं जा सकता, कोई चुनाव नहीं लड़ सकता। जिसने अपने या अपने संबंधियों के खाते जमा नहीं करवाए हैं वह चुनाव नहीं लड़ सकता। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। अभिलेखों में राजाओं और शक्ति संपन्न पुरुषों के बारे में तो जानकारी मिलती है, लेकिन यह जानना खासा मुश्किल है कि साधारण जो जनता है उसका जीवन कैसा था राज्य के अंदर। आम जनता किस प्रकार से जीवन यापन करती थी। 12वीं शताब्दी की तमिल कृति पेरिया पूर्णम, जो पेरिया पूर्णम है उसका एक उदाहरण यहाँ पर दिया हुआ है। अडनूर की सरहदों पर
देखिए, अडनोर की सरहदों पर पुराने छाजनों वाले छोटी छोटी झोपड़ियों से अटा पड़ा पुलाया। पुलाया ये छप्पर जैसा एक वो होता है, एक ऐसा समूह होता है जिसे ब्राह्मण और वैलाल प्रतिष्ठित समाज से बाहर मानते थे। पुलाया निम्न प्रजाति का एक लोगों का एक छोटा सा पूर्वा था, ये समूह था ये, जिसमें ओछे किस्म के पेशों में लगे खेतिहर मजदूर रहते थे। चमड़े की पट्टियों से घिरे हुए झोपड़ियों के अहातों में छोटे मुर्गे मुर्गियां झुंडों में घूमते रहते थे। गहरे रंग के बच्चे, यानी बच्चों का सांवला रंग, जो काले लोहे के कंगन पहने हुए थे। लोग पहनते हैं सोने और चांदी के, ये काले लोहे के कंगन पहने हुए थे। छोटे पिल्लों को उठाए उछलते चल रहे थे। वेरी, देखिए क्या प्राकृतिक दृश्य यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है कि किस प्रकार से बच्चे, क्योंकि बच्चों को ये पता नहीं आप किस समाज से बिलोंग करते हैं, बच्चे अपने मस्ती में मस्त रहते हैं। पिल्लों को उठाए गोद में उछल कूद कर रहे थे। मारुदू पेड़ों की छाया में एक मजदूरनी, ये मारुदी एक प्रकार का पेड़ है, उसकी छाया में एक मजदूरनी ने अपने बच्चे को चमड़े की एक चादर पर सुला दिया। आम के पेड़ भी थे वहाँ पर, जिनकी शाखाओं पर नगाड़े लटके हुए थे, यानी ये नगाड़े बजाते थे ये लोग अपनी आजीविका के लिए। और नारियल के पेड़ों के नीचे ज़मीन में बने छोटे गड्ढों में छोटे सिरों वाली कुत्तियाँ पिल्लों को दूध पिलाने के बाद लेटी हुई थी। वे लाल कलगी वाले मुर्गे ने पो फटने के से पहले तगड़े पुलैयार, पुलैयार ये पुलाया का बहुवचन है, को दिन के काम पर जाने की हाँक लगाते हुए बांध दे दी। यानी जैसा कि आजकल भी है, जिस घर में जिस पड़ोस आस पड़ोस में मुर्गे रहते हैं वो सुबह 4 बजकर उठ करके बोलने लग जाते हैं। यानी प्रकृति की देखिए किस प्रकार से विचित्र घटनाएं हैं। मौसम में आसमान में बादल छाए हुए होते हैं तो मोर कूकने लगते हैं, कोयले कूकने लग जाते हैं, जैसे इस समय शाम का मनोरम दृश्य होता है। ठीक उसी प्रकार से सुबह 3:30-4 बजे के आसपास का जो समय होता है, मुर्गे कूकने लग जाते हैं, उठने की आवाज़ लगाते हैं, एक तरह से अलार्म का काम करते हैं। धान कूटती लहरदार बालों वाली पुलाया स्त्रियों के गाने की आवाज़ रोजाना कांजी वृक्ष की छाया में फैलती थी। ये देखिए कितना मनोरम दृश्य यहाँ पर प्रस्तुत किया हुआ है लेखक के द्वारा। यहाँ पर देखिए अगला, तांग वंश के युग का चीन। ये चीन में तांग राजवंश के तहत एक साम्राज्य स्थापित हुआ। चीन की बात, यानी जो अन्यत्र की बात है वो डिस्कस कर रहे हैं हम। चीन में तांग राजवंश के तहत एक साम्राज्य स्थापित हुआ जो लगभग 300 वर्षों तक, यानी 7वीं से लेकर के 10वीं शताब्दी तक सत्ता में रहा। तांग वंश, इसकी राजधानी शियान, जो दुनिया के सबसे बड़े नगरों में से एक थी। शियान जो कि दुनिया का काफ़ी बड़े नगरों में से एक था, ये चाइना के जो तांग राजवंश था उसकी राजधानी हुआ करती थी, जहाँ तुर्की, ईरानी, भारतीय, जापानी और कोरियाई आया जाया करते थे। यानी यहाँ पर ये व्यापार के संबंध दर्शा रहा। तांग साम्राज्य परीक्षा के माध्यम से नियुक्त की गई नौकरशाही द्वारा प्रशासित होता था। देखिए आज से 7वीं शताब्दी के दौरान का ये आपके सामने है कि ये जो राज काज चलाने वाले होते थे ये परीक्षा के माध्यम से चुने जाते थे। इन परीक्षाओं में हर इच्छुक व्यक्ति बैठ सकता था, यानी परीक्षा देने के लिए कोई भी बैठ सकता था, जो काबिल है वो उस पद पर पहुंचता था। अधिकारियों की यह चयन की है व्यवस्था कुछ बदलावों के साथ 1911 तक चीन के अंदर चलती रही। भारतीय उपमहाद्वीप में प्रचलित व्यवस्थाओं से ये किस प्रकार से भिन्न थी पता लगाइए। तो भारतीय अर्थव्यवस्था में जितना ज़्यादा अपराधी व्यक्ति उतना बड़ा नेता, ये बार बार मैं आपको बता रहा था, इस चैप्टर के माध्यम से भी मैंने डिस्कस किया। लेकिन परीक्षा के माध्यम से कोई राजनेता भारत के अंदर नहीं चुना जाता। हाँ, यहाँ पर जो 2 प्रकार की जो कार्यपालिकाएं हैं, एक है कि स्थायी कार्यपालिका, एक होती है अस्थायी कार्यपालिका। जो चुने हुए हैं जिनके पास शक्ति ज़्यादा है वो अस्थायी होती है,
और जो परमानेंट हैं, जो कि यूपीएससी जिसके इसके तहत चुने जाते हैं, ये लोग हमारे परमानेंट कार्यपालिका के, स्थायी कार्यपालिका के अंतर्गत आते हैं, जिसमें आईएएस, आईसीएस ये लोग आते हैं। तो ये था हमारा चैप्टर जिसका हमने डिस्कस किया। तो इस चैप्टर को अच्छी तरह से आप रिवाइज करें, अच्छे से समझें। यहाँ पर ये जोड़े बनाने वाला जो मैच है, ये देखिए, गुर्जर प्रतिहार, ये इनका शासन कहाँ पर था? गुजरात और राजस्थान के इलाके में। राष्ट्रकूट कहाँ पर थे? राष्ट्रकूट आपके जो पश्चिमी दक्कन है यहाँ पर थे। पाल राजवंश आपका ये बंगाल में था और चोल आपका तमिलनाडु में था। तो इस प्रकार से जोड़ा बन जाता है आपका। ये क्वेश्चंस हैं, ये क्वेश्चन आपको डिस्कस करने हैं, आपको लिखने हैं। तो आज के लिए वीडियो में इतना ही। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।